3। नमस्ते गुड इवनिंग। वीरेंद्र सर। नमस्ते भावेश सर। नमस्ते हार्दिक जी। नमस्ते नमस्ते। भावेश जी कैसे हो सर? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं। सब एकदम फर्स्ट एकदम बढ़िया। क्लास सर। थैंक यू हम लोग को इनवाइट करने के लिए। अच्छा लगा कि अ, आप लोग इस तरह का इंटरव्यू वगैरह का सेशन कर रहे हैं और हम लोगों को इनवाइट किया है। आज के सेफ्टी टॉक में सर आपका स्वागत है। वेलकम टू सेफ्टी बाजार। और आपने अपना वैल्यू उसके लिए वीरेंद्र सर, भावेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हार्दिक, थैंक यू। सर तो आज का जो सेफ्टी टॉक है क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, तो कैन वी स्टार्ट? जी बिल्कुल बिल्कुल यस, कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट। ओके, धन्यवाद सर। तो पहले आज का सेशन की शुरुआत अपने इंट्रोडक्शन से करते हैं, तो प्लीज शेयर योर इंट्रोडक्शन। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है और मैं अभी यूएई में इनॉक में एज ए EHSS क्यू ऑफिसर काम कर रहा हूँ। और मेरा बेसिक बैकग्राउंड है, बेसिकली मैं फायर एंड सेफ्टी ग्रेजुएट हूँ। और ग्रेजुएशन के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। बाद में मैंने निवोस इंटरनेशनल डिप्लोमा किया है। और मेरा एमटेक HSC जस्ट उसका सेमेस्टर कंप्लीट होगा, जस्ट आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट। एंड पैरेलली आई एम हैविंग द educational qualification for the ISO 9001 2015, ISO 14001 2015, and ISO 45001 2015 internal auditor, as well as I had just completed the process hazard analysis lead. Means I can lead the hazard study session. So this is my basic background for the HSC part. And I started my career in 2009 with the Tata Nano project. I was a part of the one of the construction company. The name is right now it is MB Phoenix Engineering. It is situated in Sanand, and I was part of Phoenix MB Engineering since 2009 to 2011 January. Then after I moved to oil and gas sector at Kandla Port. In Kandla Port, there is one terminal called Kesar Terminals and Infrastructure Limited. Uh, uh, at that port, I had worked for 2011 to 2014, and then I got opportunity and joined UAE, one of the uh, largest petrochemical trading organization, which is also having a terminal, and that terminal is situated in Jebel Ali. An organization name is Petrochem Middle East. I worked there for more than 3 years. Then I got opportunity and joined ENOC. ENOC means Emirates National Oil and Gas Oil Company, and basically it's a Dubai government company. And right now I am working as a EHSSQ officer. So this is my small introduction. ओके, धन्यवाद सर। भावेश Thank सर। you. जी नमस्कार, मैं भावेश भावसार, फिजिकली साइंस ग्रेजुएट फायर एंड सेफ्टी के साथ गुजरात यूनिवर्सिटी से किया हुआ है मैंने। और उसके अलावा मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। फील्ड में काम करते करते करीब 9 साल हो गए, जिसमें मैंने ऑक्यूपेशनल हेल्थ, इंडस्ट्रियल सेफ्टी और फायर जो पार्ट होता है उसमें काम किया हुआ है। अभी तक जो एनवायरनमेंट का पार्ट है वहाँ पे इतना जो एक्सपोजर बोलेंगे वो नहीं आया हुआ है। मैंने जो स्टार्टिंग किया था वो मैंने विंड एनर्जी का जो सेक्टर होता है वहाँ से स्टार्ट किया था। एनरकॉन इंडिया लिमिटेड कंपनी थी। फिर उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड में गया। वो एक इंजीनियरिंग यूनिट था, क्रायोजेनिक वेसल्स का, वो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते। कंडला में था मैं भी, गुजरात में। फिर उसके बाद जॉन एनर्जी लिमिटेड ऑयल एंड गैस का जो अपस्ट्रीम होता है मैं वहाँ पे गया था।
फिर उसके बाद वापस मैं इंजीनियरिंग में आया मजदा लिमिटेड, और मजदा लिमिटेड के बाद मैं ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी की फील्ड में था। 2 साल का हमारा एक सेफ्टी इम्प्लीमेंटेशन का एक प्रोजेक्ट था, तो हम लोगों ने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, और जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो फिर मुझे वापस एक अपॉर्चुनिटी मिली अदानी विल्मर लिमिटेड के साथ कॉर्पोरेट ऑफिस में एज एन एग्जीक्यूटिव सेफ्टी की पोस्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। वहाँ पे हमारी जो कॉर्पोरेट ऑफिस है उसमें मुझे फायर सेफ्टी, लाइफ सेफ्टी, इवैक्यूएशन, रेस्क्यू और जो हमारी फायर प्रोटेक्शन सिस्टम लगी हुई है वो सब देखना है। उसके अलावा हमारे जितने भी प्लांट्स है उसका जो फायर प्रोटेक्शन सिस्टम का डिज़ाइन इंस्टॉलेशन वाला जो पार्ट होता है, एज अ कंसल्टेंट हम लोग जो काम कर रहे वो सारा पार्ट अभी फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरा जी। धन्यवाद भावेश सर। दोस्तों, तो ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि वीरेंद्र सर और भावेश सर का जो पूरा अनुभव है वो अनुभव से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और हम अपने सेफ्टी के करियर में एक नया ग्रोथ होगा और हम नेक्स्ट लेवल में जा सकते हैं। तो सर, आज का Q&A सेशन स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज के सेशन का सर पहला सवाल है कि आपने करियर में बहुत सारी सेफ्टी के रिगार्डिंग में चैलेंजेस देखी होगी, बहुत सारी चुनौतियां आपको मिली होंगी, तो वो चुनौतियां कैसी थी और उसको आपने किस तरीके से हैंडल किया? सेफ्टी जो बेसिकली अगर देखा जाए तो वो दो चीजों के लिए वो ज्यादातर है। अभी उसमें तीसरा चीज ऐड हो गया है। पहला है ह्यूमन सेफ्टी, उसके बाद इन्वायरमेंट का सेफ्टी, और बाद में प्रॉपर्टी का सेफ्टी। जिस कंट्री से हम लोग बिलोंग करते हैं, इंडिया से, तो अभी डेवलपिंग है, डेवलप नहीं हुआ है। और हमारी जो पॉपुलेशन देखेंगे तो 135 करोड़ से ऊपर है। और इतना पॉपुलेशन होने की वजह से जो ह्यूमन बिहेवियर जो बोलेंगे उस वो सबसे बड़ा चैलेंज है। जब तक मैं इंडिया में काम कर रहा था तो ह्यूमन बिहेवियर पे बहुत सारा थॉट प्रोसेस आता था कि हम लोग उनको बता रहे हैं कि भाई साहब ये जो काम है वो सेफ नहीं है, फिर भी लोग उसको क्यों कर रहे हैं। एक एग्जांपल बताता हूँ। जब मैं ऑयल एंड गैस सेक्टर आया तो वहाँ पे बहुत ही एक्सपीरियंस लोग थे, और मेरा जो एज जो था कंपेयर टू जो वहाँ लोग थे उनसे बहुत कम था, हाफ बोल सकते हैं। तो जब मैं उनके साथ डिस्कस करता था तो दे फील कि भाई ये कल का लड़का है, क्या इनको सेफ्टी के बारे में मालूम है। मैं सालों से कर रहा हूँ, अभी मेरा पूरा बाल है जो सफेद हो गया है, और आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और ये कल का लड़का हमको सिखा रहा है। ये टैकल करने के लिए मैं बहुत ट्राई कर रहा था, अलग अलग तरीके से लोगों को मोटिवेट कर रहा था, ट्रेनिंग दे रहा था, बट जो रिजल्ट जो चाहिए था एक नहीं आ रहा था। एक दिन क्या हो गया, एक सीनियर टेक्नीशियन थे, अभी बेचारे नहीं है वो इस दुनिया में। वो एक मोबाइल यूज कर रहे थे, नॉर्मल सा मोबाइल, जो क्यूरिटी कीपैड वाला जो होता था पहले 2011 के टाइम में जो फोन होता था। मैं उनको पूछा, गुजराती में मैं उनसे पूछा, काका आ मोबाइल में શું છે? તો then he replied, આ મોબાઈલમાં તમે કોલ કરી શકો છો અને મેસેજ વાંચી શકો છો. બોલે કાકા તો તમારા છોકરા પાસે કેવા ટાઈપનો મોબાઈલ છે? બોલે મારા છોકરા પાસે તો મોબાઈલ છે ને ભાઈ કે તમે એમ टच करो तो आप मोबाइल फंक्शन करे थे। तो मैं उनको पूछा कि काका आप ये बताइए कि आप जो यूज करते हैं जो मोबाइल अच्छा है, या आपका छोकरा जो मोबाइल यूज कर रहा है वो अच्छा है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा छोकरा वाला भी तो बहुत अच्छा, फोटो खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, कुछ गेम खेल सकते हैं। तो बोले इसी तरह से काका जो हम लोग काम करते हैं, आप इतने साल से काम कर रहे हैं उसका सम्मान है, लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, जमाना चेंज हो रहा है, जो हम लोग जो आपको सजेस्ट करते हैं काम में, ये जो सजेशन है आपके लाइफ के लिए है। आप बताइए कि आपके घर में कमाने वाले सिर्फ आप हैं, आपके पीछे कितने लोग हैं? दोनों बोला कि मेरे घर में 8 लोग हैं जो मेरे कमाई से चलते हैं। बोले अगर आपको कुछ हो गया तो वो 8 लोगों को कौन देखेगा? आपको कंपनी ज्यादा से ज्यादा कंपनसेशन में कितना देगा? जो भी देगा 5 साल के बाद खत्म हो जाएगा, बाद में आपका फैमिली क्या करेगा? ये बात उनको बहुत, मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से फील हो गया
नेक्स्ट डे से अगर मैं कोई एक छोटा सा भी बैनर अगर अवेयरनेस का लगा दूं, वो अवेयरनेस को लीड करने वाले सबसे पहले वो काका रहते थे। सबसे पहले वही, नहीं नहीं, सेफ्टी वाले ने बोला है हमारी जान के लिए है, और इसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो मैं काम किधर भी नहीं करने दूंगा। तो ह्यूमन बिहेवियर सबसे बड़ा चैलेंज है। और दूसरा चैलेंज है जो ऑनर्स जो होते हैं, जो उनके पास अलग अलग तरह के इशू है। सेफ्टी एचएससी जो फील्ड है उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए जितना फंड चाहिए, बजट चाहिए, जब तक मैं इंडिया में था मुझे नहीं मिलता था। नहीं मिलने का कारण था उनका ऐसा लगता था कि लीगल जो रिक्वायरमेंट है जितना मैं उनको पूरा करने जा रहा हूँ वो सेम खर्चे में, उससे कम खर्चे में मैं मैनेज कर सकता हूँ। बट आप किसी के लाइफ को मैनेज नहीं कर सकते हैं। अगर किसी की जान चली गई वो मैनेज नहीं कर सकते। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंजेस था। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है तो आदमी जो सीख जाता है कि अब जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वहाँ पे कल्चर कैसा है, और उस कल्चर में हाउ टू इम्प्लीमेंट योर एचएससी पार्ट। भावेश जी आप भी अपना जो थॉट है वो शेयर कर सकते हैं जब तक हार्दिक ज्वाइन करते हैं। जी वीरेंद्र सर, आपने जो बताया वो एकदम सही बात है कि हमारे बाहर का तो अलग पूरा सिनारियो होता है। बात सही है कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो हमारे लिए सेफ्टी प्रोफेशनल में क्या है कि हम लोग का जो डीलिंग होता है वो ह्यूमन के साथ ज़्यादा होता है। और जो डब्ल्यू एच हेनरीज की जो थियरीज है उसमें भी यही सब बातें निकल के बाहर आ रही है कि भाई अनसेफ एक्ट हो रहा है, राइट, या अनसेफ कंडीशन की अगर हम लोग बात करते हैं जब फील्ड में, कि अगर मान लीजिए कि अनसेफ कंडीशन में कहीं पे गार्ड नहीं लगा हुआ है, तो नहीं लगा हुआ है तो ये कंडीशन आई कहाँ से? ऐसे ही तो मशीन खुद तो अपने हिसाब से कुछ नहीं कर रहा है ना, कोई ना कोई इंसान जो है, कोई वर्कमैन रहा होगा उसके पीछे, इसने वो गार्ड निकाला है। अगर मान लीजिए अगर कुछ काम की वजह से निकाला, उसका जो भी काम करना था वो कर दिया, लेकिन फिर उसके बाद उसने गार्ड क्यों नहीं लगाया? तो ये सब चीज़ जो है वो उसका खुद का ह्यूमन बिहेवियर ही है मेन रीज़न। इसके अलावा एक आपने जो बताई कि फाइनेंशियल वाली बात, वो भी बात सही है। इसके अलावा मैं थोड़ा सा एक और पैरामीटर्स जो है उसको भी कंसिडर कर रहा हूँ कि स्किल लेबर्स जो होते हैं ना उसका अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यानी मान लीजिए कि जो इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं या डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें आज की डेट में, अगर जहाँ तक मुझे पता है, कि उनका जो पूरा जो 4 साल का या 3 साल का जो भी डिग्री का कोर्स होता है उसमें फैक्ट्रीज एक्ट या तो जितने भी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है फैक्ट्रीज के अंदर उसके बारे में सिर्फ छोटा सा एक चैप्टर पढ़ाया जाता है। इतना ब्रीफ रहेगा तो वो लोग ज़्यादा डिटेल में जाते नहीं है। फिर आता है कि वो लोग जब इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं तो वो किस प्रकार की इंडस्ट्री में, अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा एमएनसी ग्रुप है उसमें जाएंगे तो डेफिनेटली दे हैव देयर ओन मैनेजमेंट सिस्टम, तो वहाँ पे उनको बहुत सारा एक्सपोजर मिलेगा और वो लोग सीखते हैं। लेकिन अगर कोई छोटी इंडस्ट्री में अगर जाएंगे जहाँ पे खुद का कोई मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है और ना उसके बारे में उसने खुद कुछ पढ़ा है ना कुछ देखा हुआ है, तो फिर वहाँ पे हमारे लिए जितने भी वर्कमैन है उनके लिए फिर दिक्कत हो जाती है सेफ्टी में। तो एक ये चीज़ हो गया। दूसरा हो गया कि स्किल लेबर्स में हमारा एक जो आईटीआई का कोर्स होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसमें भी हमें और थोड़ा सा सेफ्टी ओरिएंटेड होने की ज़रूरत है कि जितना हम लोग टेक्निकल किसी वर्कमैन को सिखा रहे हैं, मान लीजिए कि अगर किसी को मैं वेल्डिंग का कोर्स सिखा रहा हूँ ना, तो वेल्डिंग के क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए, किस प्रकार से काम होता है, वो क्वालिटी के साथ साथ हमें सेफ्टी के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये भी एक मेरा थॉट है। हार्दिक जी। धन्यवाद सर। वीरेंद्र सर, भावेश सर, आपका धन्यवाद, आपने ऐसा इम्पोर्टेंट और बहुत यूजफुल जवाब देने के लिए।